आज के दिन जो है किसान बहुत बड़ा क्रिमिनल है। किसान क्रिमिनल? जैसे जूता होता है, चप्पल होता है, टूथपेस्ट होता है, टूथब्रश होता है, इनके भाव सरकार तय करती है क्या? वो अपने भाव खुद तय करते हैं। किसान को भी छोड़ दो, अपने भाव तय कर लेगा, तो उसमें सब चीजें जोड़ेगा वो। तो आपका प्रश्न होगा कि किसानों की मांगे क्यों नहीं मान रही है सरकार? मांगे हैं क्या क्या? फसलों पर एमएसपी चाहिए, 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन चाहिए बुजुर्गों के लिए, 700 रुपए मनरेगा में 200 दिनों के लिए चाहिए, बिजली बिल माफी चाहिए, डीजल सब्सिडी चाहिए। केवल एमएसपी की यदि बात करें तो 10 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्चा आएगा। यदि किसानों की संख्या देखें तो 15 करोड़ है। इसमें से 2 करोड़ भी यदि पेंशनधारी हुए तो 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन से कुल खर्च होगा 2,40,000 करोड़ का। मनरेगा का हिसाब बैठता है 21 लाख करोड़। बिजली बिल माफी आदि भी यदि 200 यूनिट 8 रुपए प्रति यूनिट पर देखें तो लगभग 2,88,000 करोड़ का खर्च आता है। केंद्र और राज्य सरकारों की कुल सब्सिडी 3,56,500 करोड़ है। 2023 में भारत का पूरा बजट था 45 लाख करोड़, जो कि कुल सरकारी आमदनी से 6% अधिक है। फिस्कल डेफिसिट जिसको कहते हैं। किसान जो मांग रहे हैं उसका अतिरिक्त भार आता है 36 लाख करोड़। अब आपसे मेरा एक प्रश्न है कि यदि आप 252 रुपए प्रति किलो गेहूं के एमएसपी को समर्थन दे रहे हैं, क्या आप 300 रुपए प्रति किलो आटा खरीदने को तैयार हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत है 18 रुपया किलो। भारत सरकार का एमएसपी है 22 रुपया प्रति किलो। आपके आटे का दाम है 35 से 40 रुपया प्रति किलो। कभी सोचा है कि सरकार किसके पैसे लेकर किसानों से ये फसल खरीदेगी? मूल्य यदि 10 गुना बढ़ता है तो कौन अपनी जेब से इतना पैसा डाल करके खाद्य सामग्रियां खरीदेगा? सरकार यदि घाटा सहकर बाजार में बेचेगी तो घाटा किसका हो? बात राजनीतिक नहीं है, सामान्य बुद्धि विवेक का है। सोच, किसान से खरीदे 50 रुपए किलो गेहूं और गरीब आदमी को बेचना है 15 रुपए किलो, तो 35 रुपए किलो की सब्सिडी दे दे सरकार। टैक्स का हमने बहुतेरा पैसा दे रखा 20 लाख करोड़ का, उसमें से दे सरकार। तो आप बोलेंगे वो पैसे नहीं निकले, तो मैंने उसका हिसाब निकाल रखा, वो पैसे निकल आएंगे। कैसे निकल आएंगे? राष्ट्रपति से लेकर और आखिरी कर्मचारी जो है ना चतुर्थ क्लास का, सबकी तनख्वाहें कम कर दो, सब्सिडी के पैसे उसमें से निकल आएंगे। राष्ट्रपति का 1 साल का खर्चा 27 करोड़ का है, एक दिन का 7.5 लाख रुपए का है। क्यों होना चाहिए इतना खर्चा राष्ट्रपति को? प्रधानमंत्री का खर्चा 1 साल का 25 करोड़ का है। उप प्रधानमंत्री का अगर पोस्ट हो जाए तो 22 करोड़ का है। सारे मंत्रियों का 850 करोड़ का है। मुख्यमंत्री और राज्यपालों का मिला दिया जाए तो 77,000 करोड़ का है। और सारे के सारे कर्मचारियों का और पब्लिक सेक्टर और सबका इकट्ठा जोड़ दिया जाए तो 3.25 लाख करोड़ का है। ये खर्चा इतना क्यों होना चाहिए? जब आपके सबसे गरीब आदमी को एक दिन में 20 रुपए नहीं है खर्च करने को, और राष्ट्रपति पर एक दिन में 7.5 लाख रुपए खर्च हो, इससे बड़ा अपराध क्या होगा? क्राइम क्या होगा? क्यों होना चाहिए इतना खर्चा? जब इस देश का राष्ट्रपिता झोपड़ी में रह सकता है तो राष्ट्रपति क्यों नहीं रह सकता? 80% किसान है हिंदुस्तान में, ये तो मैंने अखबार में पढ़ा, मुझे ज्यादा नहीं पता। मैं भी किसानों मेहरबानी नहीं कर रहे, उसके लिए मेहरबानी नहीं कर रहे। किसान अन्नदाता ऊपर वाला है, उसकी औकात है 50 एकड़ में सरसों खड़ी है, ओले घेरे का साफ तती बिल्कुल जो है ना। आज के दिन जो है किसान बहुत बड़ा क्रिमिनल है। किसान क्रिमिनल? मैं सुन लो अभी क्यों बोल रहा है। हर कोई भी आदमी गाँव की बैकग्राउंड रखता है ना, उस आदमी को पता है कि उसकी खेती में खरपतवार होती है। आज का किसान खास करके हरियाणा पंजाब का उस खरपतवार को मारने के लिए पेस्टिसाइड डालता है। पंजाब के बंदे हैं, जिनको पता है हर तीसरा आदमी कैंसर से पीड़ित है। वो क्रिमिनल है वो किसान जो उसमें पेस्टिसाइड डालता है। उसको डालने के जहाँ 40 मन गेहूं होता है वहाँ पे 55 मन करने के लिए वो 3 कट्टे डालने पड़ते, 6 कट्टे खरीद डालता है। वो अगले आने वाली जनरेशन को खत्म कर रहा है, अपनी जमीन को खत्म कर रहा है, मेरी धरती की पानी को खत्म कर रहा है। क्रिमिनल भ्रष्टाचारी कानून है, भाव नहीं तय कर सकते वो अपनी वस्तु का। किसानों को अपनी वस्तु का भाव तय करने का अधिकार देना ही पड़ेगा, क्योंकि सड़क पे बैठा हुआ जो जूता बनाने वाला कर्मचारी है ना, कारीगर, वो अपने जूते का भाव तय कर लेता है, तो 77 करोड़ किसानों को भाव तय करने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? और किसान को मालूम है कितनी मेहनत लगती है, कितना हिम्मत लगती है खेती करने में, शहर वाले को क्या मालूम? तो भाव तय करने का अधिकार तो किसान को मिलना ही चाहिए। और अगर वो भाव ज्यादा लगता है सरकार को कि नहीं किसान का गेहूं, मैं तो कहता हूं 50 रुपए किलो गेहूं बिकना चाहिए, 55 रुपए किलो कपास बिकनी चाहिए,
45 रुपए किलो धान बिकना चाहिए, तो सरकार को लगता है ये भाव ज्यादा है, तो सरकार ऐसा करे किसानों को भाव देकर वो सस्ती चीजें दूसरों को बेचे। सरकार के पास टैक्स के बहुत सारे पैसे हमने दे रखे हैं, किसान से खरीदे 50 रुपए किलो गेहूं और गरीब आदमी को बेचना है 15 रुपए किलो, तो 35 रुपए किलो की सब्सिडी दे दे सरकार। टैक्स का हमने बहुतेरा पैसा दे रखा 20 लाख करोड़ का, उसमें से दे सरकार। तो आप बोलेंगे वो पैसे नहीं निकले, तो मैंने उसका हिसाब निकाल रखा, वो पैसे निकल आएंगे। कैसे निकल आएंगे? राष्ट्रपति से लेकर और आखिरी कर्मचारी जो है ना चतुर्थ क्लास का, सबकी तनख्वाहें कम कर दो, सब्सिडी के पैसे उसमें से निकल आएंगे। राष्ट्रपति को साल में 27 करोड़ रुपए खर्च करने को मिलता, क्यों मिलना चाहिए? राष्ट्रपति है, कोई भगवान तो नहीं है ना। एक साल में 27 करोड़ खर्च करे राष्ट्रपति, और यहाँ एक आदमी को एक दिन में खर्च करने को 20 रुपए ना मिले, राष्ट्रपति को एक दिन में खर्च करने को 7.5 लाख रुपए मिले। ये कौन सा देश चला रहे हैं हम? राष्ट्रपति तो हमारे वोटों से चुना जाता है ना, मालिक तो हम है, नौकर तो वो है, और नौकर को हर दिन 7.5 लाख रुपए मिलते हैं खर्च करने को, और जो मालिक है देश का उसको 20 रुपए नहीं मिलते रोज खर्च करने को। ऐसा अत्याचार तो नहीं चलने देंगे इस देश में। हमारी तो योजना है कि राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, इन सब लोगों को देश की सेवा फोकट में करनी होगी, तब तो राजनीति में आओ, नहीं तो अपने घर बैठो। ये तनख्वाह लेके टीए डीए एचआरए लेके भारत माता की सेवा होती है क्या? ये सब नेता आते हैं हमारे सामने, कहते हैं हमको देश की सेवा का एक मौका दो, ऐसे ही कहते हैं ना, देश की सेवा करनी है एक मौका दो, भारत माता की सेवा करनी है एक मौका दो। अपनी मैया की सेवा करने के लिए कोई तनख्वाह मांगता है? आप अपने घर में अपनी माँ की सेवा करते हैं, मान लो पैर दबाते हैं अपनी माँ के, तो अपनी अम्मा से कहते हैं आप टीए दे दे, मेरा डीए दे दे, सैलरी दे दे मुझको, और हर साल बढ़ा के दे, क्योंकि मैं पांव दबा रहा हूं तेरे। अपनी माँ की सेवा करने में कोई तनख्वाह मांगे, उससे ज्यादा फालतू फिजूल कोई आदमी नहीं है। और ये भारत माता की सेवा कर रहे हैं और पैसे मांगते हैं टीए डीए एचआरए। इन बेईमान नेताओं से पूछो कि भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर ने कौन सा टीए डीए लिया था देश की आजादी लाने के लिए? कितनी तनख्वाह मांगी थी उन्होंने? उन्होंने तो अपनी जवानी लगा दी इस देश के लिए। अगर वो अपनी जवानी लगा सकते हैं देश के लिए, तो आजादी के बाद के नेताओं को सेवा करने के लिए तनख्वाह क्यों चाहिए, टीए डीए क्यों चाहिए? मैंने एक दिन हिसाब निकाला, राष्ट्रपति से और नीचे कर्मचारी की सारी तनख्वाहें खत्म कर दो, 77,000 करोड़ रुपए बचेगा। उतने पैसे में किसान का गेहूं 50 रुपए किलो बिक जाएगा आराम से। एक दिन एक नेता कहने लगा, राजीव भाई आप तो बड़े खतरनाक आदमी हो, सबकी तनख्वाह टीए डीए खत्म करोगे? मैंने कहा हाँ करना ही है, क्योंकि राजनीति कोई धंधा थोड़ी है, व्यवसाय थोड़ी है, ये तो सेवा का काम है। आपके गांव में कोई मंदिर है, मान लो, मंदिर की सेवा करो, तो पैसे लेते हो क्या? क्यों लेंगे पैसे भाई? देश की सेवा करनी है, माता की सेवा करनी। तो कहते हैं जी हमारा भी तो पेट है, खाना खाना है। मैंने कहा खाने की व्यवस्था हम करेंगे, चिंता क्यों कर रहे? भूखे नहीं मरने देंगे तुम संसद में जाओगे, देश की सेवा करोगे, तो तुम्हारे भोजन पानी की व्यवस्था हम करेंगे। कहने लगे कहाँ करोगे? मैंने कहा संसद के पीछे बहुत बड़ा गुरुद्वारा चलता है, मालूम है ना आपको? बिल्कुल संसद के पीछे गुरुद्वारा है और 24 घंटे लंगर है वहां, और बढ़िया लंगर है, मैंने खाया है कई बार। रोटी मिलती है बहुत अच्छी, दाल मिलती है, सब्जी मिलती है बहुत स्वादिष्ट है, और कभी कभी दही भी मिल जाता है, और हलवा तो देसी घी का हमेशा ही मिलता है वहां। तो लंगर में खिलाएंगे सबको, 543 सांसद लोकसभा के, 250 राज्यसभा के, 850 लोगों का दिक्कत क्या है? कहने लगे ये विधानसभा के एमएलए, तो सब विधानसभाओं के आसपास एक एक गुरुद्वारा खुल जाएगा, सब विधानसभाओं के नजदीक लंगर चलेगा, क्या मुश्किल है? सरदार अभी इतने गरीब नहीं हो गए इस देश में, जो गांव गांव गुरुद्वारा खोल सकते हैं, वो विधानसभाओं के नजदीक भी गुरुद्वारा खुल जाएगा। वहां भी मिलेगा सबको भोजन पानी, तो सबको मिलेगा, भूखा कोई नहीं मरेगा। फिर कहने लगी जी की कपड़े भी चाहिए। मैंने कहा कपड़े भी दिलवाएंगे।
भारत में करोड़ों किसान कपास पैदा करते हैं, उनसे कपास भांगेंगे भीख में और उस कपास से कपड़े बनवा के दे देंगे सबको, कपड़े भी मिल जाएंगे और बाकी तो सब मुफ्त में मिलता ही है। आपको मालूम है रेल यात्रा फ्री है सब नेताओं की, हवाई जहाज यात्रा फ्री है सब नेताओं की, बस की यात्रा फ्री है सब नेताओं की, घर फोकट में मिलता है सबको, बिजली फोकट में मिलती है, पानी फोकट में मिलता है, टेलीफोन फोकट में मिलता है। ये तो सब फोकट में मिला ही हुआ है। खाना और कपड़ा ये दिलवा देंगे उनको, फिर तनख्वाह किसके लिए चाहिए? और जिनको तनख्वाह चाहिए वो अपने घर में बैठे, अपना धंधा करें, बिजनेस करें, पैसे कमाएं। ये राजनीति पैसे कमाने के लिए थोड़ी है। इस राजनीति को देश के लोगों ने खून से सींचा है भाई साहब। भगत सिंह का खून लगा है, उधम सिंह का खून लगा है, लाला लाजपत राय ने खून दिया है, 7,32,780 क्रांतिवीरों ने खून दिया है इस राजनीति को सींचने के लिए। कोई धंधे के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए नहीं है। राजनीति ऐसी बनाएंगे और संसद और विधानसभाओं में ऐसे ही लोगों को चुनकर लेके जाएंगे जिनको तनख्वाह नहीं लेनी है, टीएडीए नहीं लेना है, एचआरए नहीं लेना है। जो भी पैसा है वो किसानों के लिए है, गरीबों के लिए है, अनाथों के लिए है, उनके लिए पैसा है। ऐसा देश बनाना है, ऐसे कानून बनाने हैं। उदाहरण देता हूं, अंग्रेजों ने भारत के किसानों पर अत्याचार करने के लिए एक और कानून बनाया जो सारे किसानों के दुख बढ़ाने वाला कानून है इस समय। वो कानून क्या है? किसान अपनी जमीन में कुछ भी पैदा करे, गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर, कुछ भी पैदा करे, लेकिन उसका भाव तय नहीं कर सकता। गेहूं पैदा करे किसान, भाव तय करेगी सरकार। धान पैदा करे किसान, भाव तय करेगी सरकार। गन्ना पैदा करे किसान, भाव तय करेगी सरकार। सरसों पैदा करे किसान, भाव तय करेगी सरकार। माने पैदा करेगा किसान और भाव तय करेगा कोई अधिकारी। सरकार माने अधिकारी, और एक ऐसा अधिकारी भाव तय करता है जिसने जिंदगी में कभी खेती नहीं की। एक बार मैं आपको सच्ची घटना सुनाता हूं। दिल्ली सरकार जो है, भारत सरकार, इसका एक अधिकारी, मेरे से उसका झगड़ा हुआ। वो सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी, सेक्रेटरी माने सीनियर आईएएस अधिकारी, और वो गेहूं का भाव तय, कृषि उत्पाद का भाव तय करने वाला जो सरकार का आयोग है उसका वो सेक्रेटरी, कृषि मूल्य लागत आयोग उसको कहते हैं, उसका सेक्रेटरी। मेरा उसका झगड़ा हुआ। मैंने कहा भैया तुम गेहूं का भाव तय करते हो 11 रुपए किलो, मैं खेती करता हूं, किसान हूं, और मेरे हिसाब से 11 रुपए किलो का भाव तय करना ये किसान पर सबसे बड़ा अत्याचार है। तो उसने कहा कैसा अत्याचार है? मैंने कहा ये 11 रुपए किलो तो कोई बात नहीं बैठती। हम 1 किलो गेहूं पैदा करें, मात्र 11 रुपए में बिके। कहने लगे कितने में बिकना चाहिए? मैंने कहा भैया 100 ग्राम का साबुन 15 रुपए में बिकता है इस देश में। साबुन खरीदो नहाने का, किसी भी कंपनी का लेने जाओ तो 100 ग्राम का साबुन 15 रुपए का है। मतलब ये है कि 100 ग्राम नहाने का साबुन खरीदने के लिए मुझे 1.5 किलो गेहूं बेचना पड़ता है। इसका माने मेरे 1.5 किलो गेहूं की कीमत नहीं है, 100 ग्राम का साबुन उससे भी ज्यादा महंगा है। और 1.5 किलो गेहूं अगर किसी को आटे के रूप में दे दिया जाए तो 2 समय की रोटी बना के खा सकता है एक परिवार। उतने में एक 100 ग्राम का साबुन मिलता है। तुमको नहीं समझ में आता ये अत्याचार हो रहा है? कहने लगा हाँ बात तो सही है आपकी। मैंने कहा फिर ये तय क्यों करता भाई तू 11 रुपए किलो का गेहूं? तो कहने लगा आप बताओ। मैंने कहा 50 रुपए किलो होना चाहिए गेहूं का भाव। तो उसके समझ में नहीं आई, बात समझ में नहीं आई। कहने लगा वो कैसे? मैंने कहा पहले तू समझा भाई, तेरा 11 रुपए किलो कैसे, फिर मैं समझाता हूं मेरा 50 रुपए किलो कैसे। तो उसने कहा देखो राजीव भाई, 11 रुपए किलो गेहूं का भाव तय करने के लिए मैं क्या हिसाब निकालता हूं। मैंने कहा बता। तो उसने कहा किसान को यूरिया लगता है, डीएपी लगता है, सुपर फॉस्फेट लगता है। 1 किलो गेहूं के लिए जितना यूरिया डीएपी लगता है उसका भाव जोड़ता हूं। फिर 1 किलो गेहूं के लिए जितना पानी लगता है उसका भाव जोड़ता हूं। और पानी लगाने के लिए डीजल लगता है या तो बिजली लगती है तो डीजल और बिजली का भाव जोड़ता हूं। फिर उस 1 किलो गेहूं को पैदा करने के लिए निराई गुड़ाई लगती है, उसका कुछ मेहनत लगती है, उसको जोड़ता हूं। ऐसे उसने समझाना शुरू किया। तो मैंने कहा भैया मुझे एक बात समझाओ
कि 1 किलो गेहूं में कितना यूरिया लगेगा, ये कैसे निकालते हो? भाई आप यूरिया का हिसाब तो किलो से जोड़ते हो ना, तो यूरिया कैसे निकालते हो? तो उसने मुझे समझाया, कहने लगा भारत के किसान जो कुल यूरिया डालते हैं ना खेतों में, उसका औसत निकालते हैं। मतलब समझते हैं? मैं अगर खराब खेती में गेहूं बोता हूं, खराब खेती माने जहां की जमीन बिल्कुल बेकार है, तो वहां गेहूं करना है तो ज्यादा यूरिया डीएपी लगेगा, और अच्छी जमीन पे गेहूं करना है तो कम लगेगा। तो कोई बहुत खराब खेती में यूरिया कर रहा है, कोई बहुत अच्छी खेती में यूरिया कर रहा है, किसी को 10 किलो यूरिया लग रहा है, किसी को 50 किलो यूरिया लग रहा है, किसी को 90 किलो यूरिया लग रहा है। तो ये सरकार क्या करती है, किसानों का जितना यूरिया लगा उसका औसत निकालती है। मैंने 10 किलो यूरिया लगाया, आपने 40 किलो लगाया, 10 और 40 को जोड़ दिया 50 हो गया ना, उसमें 2 का भाग देंगे तो 25 किलो का भाव जोड़ेंगे वो। तो जिसने 40 किलो यूरिया लगा दिया उसको 25 किलो यूरिया का ही भाव मिलेगा। ये अत्याचार है कि नहीं? कहने लगा हाँ है तो सही। तो मैंने कहा इस फॉर्मूले को बदलता क्यों नहीं? कहने लगा ये फॉर्मूला अंग्रेजों के जमाने का है। तो मैंने कहा मर गए अंग्रेज, चले गए इस देश में से, अब तो बदल दे भाई। कहने लगा जी ये फॉर्मूला बदलने के लिए कानून बदलना पड़ेगा। मैंने कहा कानून बदल ले, संसद है उसके लिए। कहने लगा जी कोई किसान को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा तभी बदलेगा, ये ऐसे नहीं बदलता। माने कानून बदलता नहीं तो अत्याचार ऐसे होता। मैंने कहा भाई पानी का हिसाब लगाता वो कैसे? मान लो कोई खेत में पानी है 50 फीट की बोरिंग पे, किसी खेत में पानी है 100 फीट की बोरिंग पे, और कोई कोई खेत में पानी है 300 फीट की बोरिंग पे। तो तीनों जगह पानी का खर्चा अलग आएगा कि नहीं? वो तीनों जगह का एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे। तो जो ज्यादा नीचे से पानी निकालेगा किसान वो तो मर गया, उसको तो भाव ही नहीं मिलेगा। फिर और एक बात उसने कही, मैंने कहा भैया ये गेहूं जो पैदा होता है इसमें मेहनत लगती है किसान की, वो क्या भाव लगाते हैं? तो कहने लगे किसान मेहनत तो वैसे 365 दिन करता है खेत में, लेकिन हम उसकी मेहनत का भाव जोड़ते हैं 140 दिन का बस। अब देखो कैसे अत्याचार हो रहा है किसानों पे। मेहनत करेगा किसान 365 दिन खेत में, गेहूं करेगा, सरसों करेगा, धान करेगा, गन्ना करेगा, कुछ भी करेगा, खेत तो खाली नहीं रहता। तीसरी आई तीसरी लगती है, किसान साल भर मेहनत करता है, लेकिन सरकार जब भाव जोड़ती है किसी वस्तु का तो मेहनत 140 दिन की ही गिनती है किसानों की, 365 दिन की मेहनत नहीं गिनती सरकार। इसका माने आधे से ज्यादा दिन की मेहनत फोकट में चली जाती है किसानों की। और जो मेहनत जोड़ी जाती है किसानों की भाव तय करने में, वो मेहनत है जो सबसे कम मजदूरी वाली मेहनत है। हमारे देश में सबसे कम मजदूरी वाली मेहनत है नरेगा योजना। आपने सुना नरेगा एक योजना चल रही है, उसमें क्या मेहनत मिलती है? 100 रुपए रोज, और मेहनत कितनी? 8 घंटे की। तो 8 घंटे की मेहनत में 100 रुपए रोज की जो मजदूरी बनती है नरेगा योजना में, किसान की मजदूरी उतनी ही जोड़ी जाती है गेहूं की फसल करने के समय में। एक तो 140 दिन की मेहनत जोड़ते हैं और 100 रुपए रोज के हिसाब से जोड़ते हैं। और बड़ा विचित्र है ये देश कि जो किसान गेहूं पैदा करके देश को मदद कर रहा है उसको मेहनत 100 रुपए रोज की है, और वो किसान अपना खेत बेच दे और किसी बैंक में जाके चपरासी हो जाए और चपरासी होकर झाड़ू पोछा लगाने लगे तो उसकी रोज की मेहनत 300 रुपए की हो जाती है। खेत में हल जोते तो 100 रुपए का मेहनताना है, और बैंक में जाके झाड़ू पोछा लगाए तो 300 रुपए का मेहनताना है। इसका माने सरकार का फॉर्मूला ऐसा है जो किसानों को खेत बेचने के लिए मजबूर करता है, माने खेती में घाटा ही घाटा है। एक तो 365 दिन की मेहनत में 140 दिन का मेहनताना, दूसरा मेहनताना सबसे सस्ता। और ये अत्याचार कब से चल रहा है? अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है। तो सेक्रेटरी ने अपनी बात समझा दी। अब मैंने कहा इसको उल्टा करने की जरूरत है,
कहने लगा क्या? मैंने कहा किसान जो खेत में मेहनत करता है वो 365 दिन की जुड़नी चाहिए, क्योंकि सभी कारखाने में यह नियम है कि नहीं? हर कारखाने में मजदूर जो मजदूरी कर रहा है उसको 365 दिन के हिसाब से भुगतान होता है कि नहीं होता? सारे सरकारी कर्मचारियों को 365 दिन के हिसाब से भुगतान होता है कि नहीं होता? ये हमारे योग शिक्षक टीचर हैं, इनसे पूछ लो, इनकी सारी तनख्वाह 365 दिन के हिसाब से इनको मिलती है, तो किसान को 365 दिन के हिसाब से क्यों नहीं? उसको 140 दिन का क्यों मिलना चाहिए? और हमारे तो सरकारी कर्मचारी 365 दिन में कम से कम 100 दिन की छुट्टियों का मजा मारते हैं, फिर भी उनको तनख्वाह मिलती है, तो किसान को क्यों नहीं मिलनी चाहिए 365 दिन की तनख्वाह? अब जिस सेक्रेटरी से मेरा झगड़ा हो रहा था, मैंने कहा भैया तुझे एक दिन की मेहनत कितनी मिलती है? उसने कहा मुझे तो एक दिन की 3000 रुपए मिलती है। मैंने कहा हरामी के पिल्ले, 3000 रुपए तू अपनी रोज की मेहनत गिनता है और किसान को एक दिन की मेहनत देने में 100 रुपए में तेरी दम निकलती है? तेरे बाप का पैसा है ये? तेरे घर से जा रहा है क्या ये? तूने कहा साहब मैं क्या करूं, कानून ऐसा है, नियम ऐसा। मैंने कहा कानून को आग लगा दो। तो उसने कहा आप जिस दिन किसानों की भीड़ इकट्ठी करके दिल्ली ले आएंगे उसी दिन आग लगा देना आप इस कानून में। हमारे ऐसे अत्याचारी कानून है हमारे किसान। और जब मैंने किसान की मेहनत को जोड़ा बैंक के कर्मचारी की मेहनत के हिसाब से जो रोज 300 रुपए पाता है, और किसान की मेहनत 365 दिन की जोड़ी मैंने, और एवरेज वाला फॉर्मूला निकाल के मैंने हिसाब लगाया, तो गेहूं का 1 किलो का मूल्य 50 रुपए आता है, धान का 1 किलो का मूल्य 40 रुपए आता है, कपास का 1 किलो का मूल्य 52-55 रुपए आता है। कपास का माने कपास होती है 5500 रुपए क्विंटल की, गेहूं होता है 5000 रुपए क्विंटल का, धान होता है 4500 रुपए क्विंटल का, सरसों हो जाती है आज जो कीमत है उससे 3 गुनी ज्यादा, सब कीमतें बढ़ती हैं। तो सेक्रेटरी कहने लगा आपके हिसाब से अगर किसानों को कीमत देने लगे तब तो किसान करोड़पति हो जाएंगे। मैंने कहा उन्हीं को करोड़पति बनाना है, तभी देश करोड़पति होगा।